दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। एक कहानी, 3 कड़वे सच और 2 फ्यूचर की डायरेक्शंस के लिए संकल्प। कहानी 1992 की है, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के वक्त की। मैं चंडीगढ़ में रहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लेकिन रहने के लिए मैंने चुना था चंडीगढ़ के बाहर की एक कॉलोनी थी, डड्डू माजरा कॉलोनी। वहाँ उस वक्त बहुत गरीब लोग रहते थे। मेरे पड़ोस में तागे वाले का घर था, नीचे पियन का घर था, उधर साथ में कोई थे जो सुअर पालते थे। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, शहर में लगभग कर्फ्यू सा लग गया। मैं बहुत रोया उस दिन। मुझे लगा कि भारत का जो सपना मैंने सोचा था वो ढह गया। डर लगा कि अब पूरे देश के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, कैसे बचेगा ये देश। मैं अपने पड़ोसियों के साथ बात करने गया और कहीं तो जा नहीं सकता था। बहुत इज्जत करते थे कि एक प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हमारे बीच रह रहा है, प्यार से बात करते थे। मैंने कहा, देखिए क्या हुआ है देश के अंदर। उन्होंने कहा, क्या बुरी बात है। मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। मैंने कहा, संविधान हमारा ये कहता है। मैंने कहा, हमारा देश सेकुलर है। सुन तो रहे थे प्रोफेसर साहब की बात, किसी पे असर नहीं था, समझ नहीं आ रहा था क्या बात है। फिर किसी ने मेरे से कहा, प्रोफेसर साहब आप तो समझदार हो, आप ही बताओ, राम जी का मंदिर यहां इंडिया में नहीं बनेगा तो इंग्लैंड में बनेगा क्या? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मेरी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बिल्कुल मूक थी। आई हैड नो वर्ड्स टू से टू देम। उस दिन मुझे समझ आया कि ये जो हमारी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल लिबरलिज्म की लैंग्वेज है, उसका देश की जनता से कनेक्ट नहीं है। अगले दिन जनसत्ता अखबार था उन दिनों। प्रभाष जोशी जी का फ्रंट पेज एडिटोरियल था, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर कलंक। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से कुछ कुछ एपिसोड दिए और हर एपिसोड के बाद उसमें कहा कि कैसे कल जो अयोध्या में हुआ वो इसका हनन था। यानी कि जो हुआ बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करना, ये भगवान रामचंद्र की मर्यादा के अनुसार नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर कलंक है। मुझे जुबान मिल गई। उन दिनों जीरोक्सिंग बहुत महंगी होती थी। मैंने 150-200 कॉपी बनवाई, उसकी बांटा। ऐसा नहीं कि सुन के लोग बदल गए दिमाग, लेकिन कम से कम मैं उन्हें बात कर सकता था, उनसे अपनी बात रख सकता था। तो मुझे ये सबक मिला कि अगर देश के लोगों से बात करनी है तो अभी भी उनकी भाषा, उनके मुहावरे, उनके संस्कार में बात करनी है। ये वो भाषा है जिससे आप सेकुलरिज्म को बचा सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया, शिलान्यास हो गया। क्या सबक है? मैं समझता हूं 3 बड़े कड़वे यथार्थ हैं उसके बारे में। 28 साल में शायद मैंने जो सबक सीखे वो हम सब ने, पूरे देश ने नहीं सीखे। पहला कड़वा यथार्थ, सेकुलरिज्म इज डेड। इस देश के संविधान की इबारत में जो सेकुलरिज्म लिखा हुआ है वो खत्म हो चुका है। हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना है, लेकिन इस संविधान के रहते हुए जैसा हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है वो बन चुका है। कल जो हुआ उसका धर्म से कोई संबंध नहीं था। जो अयोध्या में भूमि पूजन हुआ है ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये एक राजनैतिक अनुष्ठान था। ये जैसे राजा लोग विजय करके अनुष्ठान किया करते थे, ये एक विजय का अनुष्ठान था, एक राजनैतिक विजय का अनुष्ठान। और इसमें you can say it's a ritual of conquest. इस रिचुअल में सब तरह की पावर्स का फ्यूजन आपको दिखाई देता है। स्टेट पावर, पॉलिटिकल पार्टी की पावर, रिलीजियस अथॉरिटी, मीडिया की पावर, सब जैसे फ्यूज हो गई हो, बाउंड्रीज खत्म हो गई। लेसन 1, सेकुलरिज्म इज डेड। लेसन 2 कि इस सेकुलरिज्म की जो
डेथ हुई है उसके लिए सिर्फ एक पार्टी, दो पार्टी को इल्जाम देना सही नहीं होगा। उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। इसके लिए जिम्मेवार हैं सेकुलरिज्म के जो प्रोप्राइटर्स रहे हैं, सेकुलरिज्म के जो ठेकेदार रहे हैं, वो चाहे आइडियोलॉजिकल हों चाहे वो पॉलिटिकल हो। सेकुलरिज्म का झंडा उठाने वाले लोग उतने ही जिम्मेवार हैं जितना कि सेकुलरिज्म का विरोध करने वाले लोग। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म का पक्ष लेने वालों ने सेकुलर पॉलिटिक्स को पाखंड बना दिया। वो सेकुलर पॉलिटिक्स जो आजादी के वक्त पार्टीशन के राइट्स के समय इतनी कन्विक्शन से पैदा हुई थी, वो कन्विक्शन धीरे धीरे कन्वीनियंस बन गई और बाद में सिर्फ माइनॉरिटीज का वोट, मुसलमान का वोट लेने की कॉन्स्पिरेसी बन गई। वो सेकुलर पॉलिटिक्स जो माइनॉरिटीज्म में बदल गई, सिर्फ एक पक्ष बोलना है, दूसरे पे चुप्पी बना के रखनी है। और आइडियोलॉजिकली वो सेकुलर विचार जो देश के लोगों की जुबान से कट गया, उनके संस्कार से कट गया, उनके मुहावरे से कट गया। गांधी का मुहावरा दूसरा था सेकुलरिज्म का। गांधी सनातनी हिंदू थे, अंतिम क्षण तक सनातनी हिंदू थे, लेकिन वो ऐसा मुल्क नहीं चाहते थे जहां किसी एक धर्म का बोलबाला हो, जहां कोई एक दूसरे को दबा सके। ये जो था वो सेकुलर विचार इस देश में बच सकता है। तो सच ये है कि सेकुलर लोगों का अहंकार, हमने सोचा संविधान बन गया, अंग्रेजी हमें आती है और ये बाकी लोग क्या है, क्या फर्क पड़ता है। साधारण लोगों के खिलाफ जो अहंकार था, वो अहंकार कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म को लेके डूबा है, उसकी मौत के लिए जिम्मेवार है। और तीसरा कड़वा सच कि सेकुलरिज्म के कफन में आखिरी कील, उसके ताबूत में आखिरी कील बीजेपी ने नहीं ठोकी, गैर बीजेपी पार्टियों ने ठोकी है। जिस तरह से कल की घटना के बाद तमाम पार्टियों के रिएक्शन थे, जिस तरह से कांग्रेस ने बोला, इन नेताओं में होड़ लगी थी कि भाई राम मंदिर के पक्ष में मैं ज्यादा हूं कि तुम ज्यादा हो। मंदिर बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राम का मंदिर अयोध्या में बने, बहुत शानदार बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी जगह पे अनुमति दे दी है तो लीगली परमिसिबल है, उस पर आप एतराज नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता इस मंदिर निर्माण को पूरे राष्ट्र की भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में रखें, तो फिर आप में और बीजेपी में फर्क क्या है भाई? आम आदमी पार्टी के नेता भी यही कर रहे हैं। यानी कि सेकुलरवाद की ताबूत में आखिरी कील ठोंकने वाले विपक्ष के नेता हैं। बस इनकी कसर थी, ये भी अब पूरी हो गई है। तो फिर क्या करें? दो सबक। कोई कह सकता है कि चलो गया सेकुलरवाद, खत्म हुआ, वैसे भी संविधान में लोग कहते हैं 76 में डाला गया था, क्या फर्क पड़ता है। एक बात बता दूं, या तो सेकुलर इंडिया रहेगा, नहीं तो इंडिया नहीं बचेगा। इस देश में अगर सेकुलरिज्म कोई एक चैरिटी नहीं है किसी और के लिए, ये देश माइनॉरिटीज का देश है। हम सब माइनॉरिटी हैं, चाहे रिलीजन के आधार पे, चाहे लैंग्वेज के आधार पे, चाहे कास्ट के आधार पे, देश में, सड़क पे, मोहल्ले में हम सब माइनॉरिटीज हैं। ये देश अगर सेकुलर नहीं होगा तो ये देश बचेगा नहीं। लेकिन सेकुलरिज्म पुराने तरीकों से बचेगा नहीं। उसके लिए अगर सेकुलर पॉलिटिक्स को प्रिंसिपल्ड होना पड़ेगा, सही को सही, गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखानी होगी। शाहबानों के मामले पे जिस तरह से राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए थे, वो नहीं करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, स्वागत कीजिए। ट्रिपल तलाक का सवाल है, विरोध कीजिए। डिस्क्रिमिनेटरी सीएए का कानून आता है, सड़क पे खड़े होकर विरोध कीजिए। सिद्धांतगत, नीतिगत, सिर्फ मुसलमान का वोट ले लें, फला का वोट ले लें, ये वोट के लिए बंधक बनाने की राजनीति बंद करनी होगी। एक प्रिंसिपल तरीके से हर किस्म के कम्युनलिज्म का विरोध करना होगा। हर नागरिक के बराबर अधिकार का संघर्ष करना होगा।
और दूसरा, सेकुलरिज्म के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाना होगा। ये शब्द ही ऐसा है कि इसका कोई हिंदी में ट्रांसलेशन ही नहीं है। सर्वधर्म समभाव करके हमने कुछ बना दिया है। नया कॉन्सेप्ट चाहिए, नई डॉक्ट्रिन चाहिए, नया इसके लिए विचार चाहिए। वो विचार जो हमारी परंपराओं से आता हो, वो जिसे इस देश का साधारण व्यक्ति जुड़ सके, जिसमें उसे महसूस हो हां इसमें मेरा भी कोई स्टेक है। ये कर पाएंगे? ये चुनौती है आज। ये दो चुनौतियां हैं, प्रिंसिपल सेकुलर पॉलिटिक्स खड़ा करने की चुनौती और सेकुलरिज्म के लिए एक देसी कॉन्सेप्ट, एक देसी थ्योरी बनाने की चुनौती। ये सिर्फ सेकुलर लोगों की चुनौती नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए चुनौती है जो एक सुंदर भारत देखना चाहता है, जो एक सशक्त भारत देखना चाहता है, जो एक समृद्ध और खुशहाल भारत देखना चाहता है।